हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुरान एकेडमी। सो देखिए, सिंपल सी बात यह है कि हमने क्लास 9th सीबीएसई का जो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है मोशन, आज हमने उसको स्टार्ट करना है। एंड आज के लेक्चर के अंदर मैं रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करते हैं उनके बारे में बात करूंगा। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के लेक्चर के अंदर हमने मोशन के बारे में, रेस्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनको कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में बात करनी है। देखिए, शुरुआत में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रेस्ट या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हो कि जैसे मान लीजिए ये हमारी रोड है, ठीक है। अब इस रोड के साइड में क्या होता है, हमारे पास पेड़ होते हैं, ठीक है जी। ये हमारा हो गया पेड़। तो अगर मैं पेड़ को ध्यान से देखता रहूं एंड आफ्टर सम टाइम मैं देखूं तो ये देखेगा कि पेड़ जहां था वो वहीं का वहीं पे ही है। मतलब ये कि इस पेड़ की जो पोजीशन है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम कह देते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा रेस्ट पे है। क्या है? रेस्ट पे, या इसको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी हम कहते हैं। सो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा with respect to its surrounding and with respect to time, तब हम कहते हैं कि वो बॉडी आपकी रेस्ट में है या वो स्टेशनरी है। अब अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई गाड़ी है, ठीक है, ये मेरी कार है और ये कार जो है वो इस डायरेक्शन में आपकी मूव कर रही है। तो जब टाइम t इक्वल टू 0 था तब गाड़ी इस पेड़ के बिल्कुल सामने थी, और अब इस गाड़ी को मैं यहां पर ले आया हूं। आफ्टर सम टाइम मान लो वो यहां पर आ गई है एट टाइम t इक्वल टू टी। तो अगर मैं अब आपको बोलूंगा कि गाड़ी जो है वो आपकी मूव कर रही है कि नहीं कर रही, तो आप कहेंगे यस सर, मूव कर रही है। तो बेसिकली जिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग, देखिए क्या होता है ना कि हम किसी बॉडी को रेस्ट या मोशन में जब भी हम कहते हैं वो किसी ना किसी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में हम कहते हैं। जैसे कि पेड़, अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि यहां पर एक घर है, ठीक है, मान लीजिए ये मेरा यहां पर क्या है, एक घर है। एंड इस घर के अंदर मैं बोलूंगा कि घर स्टेशनरी है कि रेस्ट में है, तो आप बोलेंगे सर ये जो घर है यार ये तो मेरा क्या है, रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि इस पेड़ के हिसाब से इसकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं हो रही है। पोजीशन का मतलब होता है कि उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से वो कितना दूर है, वो दूरी में कोई चेंज नहीं आ रही है। और वही चीज अगर मैं गाड़ी की बात करूंगा तो बोलूंगा यार कि इस पेड़ के विद रिस्पेक्ट टू पहले इसकी दूरी ये थी, उसके बाद अब उसकी दूरी में फर्क पड़ गया, मतलब उसकी पोजीशन में चेंज आ चुका है, तो मैं कहूंगा यार ये आपका क्या है, मोशन में है। तो कोई भी चीज रेस्ट पे या पोजीशन में अगर है तो ये जानने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि पहले एक रेफरेंस पॉइंट हमें लेना पड़ता है, और वो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, हमेशा स्टेशनरी होगा। उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से किसी और बॉडी की पोजीशन के अंदर अगर कोई चेंज आ रही है तो मैं कहूंगा यार वो रेस्ट पे, अदरवाइज क्या है, वो मोशन में है। अब बोलेंगे सर ये रेफरेंस पॉइंट के आप कहां बीच में वर्ड ले आए, क्या मतलब है इस चीज का। देखिए मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, मेरा प्लेटफॉर्म पे है, और प्लेटफॉर्म पे है हमारे पास एक गाड़ी, ट्रेन है हमारी, ये हमारी ट्रेन है, ठीक है। अब बात को समझने की कोशिश करना तो आपको समझ में आएगी। अब उस ट्रेन के अंदर ना कोई कंपार्टमेंट में ये लगा है आपका चेयर, उस चेयर में 2 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। एक पर्सन ये बैठा हुआ है, एक पर्सन ये बैठा हुआ है, और एक ना पर्सन बाहर है, और जो ट्रेन है वो आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर मैं इस पर्सन से पूछूं कि बता तेरे हिसाब से ये जो पर्सन है क्या ये मूव कर रहा है कि रेस्ट पे है, तो वो कहेगा यार सर ये तो मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुद क्या है, रेस्ट में है, और ये जो ट्रेन है वो आगे आपकी मूव कर रही है। लेकिन अगर इसके साथ वाले पर्सन से पूछूं कि बता तेरे हिसाब से इस पर्सन की क्या मोशन है, मतलब क्या ये रेस्ट पे है कि क्या ये मूव कर रहा है, तो वो कहेगा सर ये तो आपका क्या कर रहा है, ये तो आपका रेस्ट पे ही है, क्योंकि मेरे साथ ही तो बैठा हुआ है, ये कोई मूव थोड़ा ना कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही पर्सन रेस्ट पे भी है और मोशन पे भी है। देखो ऐसा नहीं है, बात बहुत सिंपल है कि जब हम कभी किसी की मोशन के बारे में बात करते हैं कि क्या वो रेस्ट में है, क्या वो मूव कर रहा है, तो वो हमेशा
किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू डिसाइड किया जाता है। जैसे अगर आप इस बंदे को या इस पर्सन को एज ए रेफरेंस मान रहे हो तो यार ये पर्सन आपका मूव कर रहा है, बट अब उसकी उसी साथ में बैठे हुए किसी पर्सन से अगर आप पूछ रहे हो कि यार रेस्ट में मोशन में, तो अगर रेस्ट पे है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेस्ट और पोजीशन के लिए सबसे पहले एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के रेफरेंस में देखा जाता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसी पर्सन की पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, और अगर नहीं हो रही तो रेस्ट में, अगर हो रही है तो वो मोशन में है। इसी चीज को डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर देखो तो यहां पे समझ में आता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग इन विच इज पोजीशन इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कहा ना स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको हमने क्या लिया है एज अ रेफरेंस पॉइंट लेके स्टडी कर रहे हैं। मतलब उसको उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि दूसरी बॉडी जो है वो आपकी रेस्ट में के मोशन में। पता क्या है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अदरवाइज ना यार कोई भी चीज आपकी रेस्ट पे नहीं होती, सब कुछ मोशन में ही होती है। आप बोलेंगे सर अब ये क्या बात बोल दी आपने, सोच के देखो, आप अर्थ पे हो, ठीक है, अर्थ में एक टेबल है, टेबल के साथ आप खड़े हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये जो टेबल है रेस्ट में के मोशन में, आप कहेंगे सर ये तो आपका रेस्ट पे है क्योंकि ये तो बिल्कुल मेरे साथ ही पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्सन को मैं मून में भेज दूं और मून में भेजकर मैं इसको देखूं, तो आपको पता है कि मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और अब इस यहां पे खड़े हुए पर्सन से पूछूं कि भाई तू बता तेरे हिसाब से ये टेबल रेस्ट में के मोशन में, वो तो कहेगा सर ये तो आपका मोशन में है। मैंने कहा ना कि वैसे कोई चीज रेस्ट पे होती नहीं है, हर चीज मूव करती रहती है। अब जैसे जो पर्सन मून में होगा उसके वो जो मून है और ये जो अर्थ है ये दोनों सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं, तो जो कोई और प्लैनेट से देखेगा वो कहेगा ये दोनों मूव कर रहे हैं, कोई भी रेस्ट में नहीं। तो एवरीथिंग इज इन मोशन, एवरीथिंग इज इन मोशन। बस ये होता है कि विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन ऑब्जेक्ट्स जब हम देखते हैं तो वो कोई उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए रेफरेंस पॉइंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि रेस्ट क्या है और मोशन में क्या होता है। तो रेफरेंस पॉइंट चाहिए, उसके विद रिस्पेक्ट टू देखो कि वो रेफरेंस पॉइंट क्या होना चाहिए, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उसके हिसाब से देखो कि क्या दूसरे बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही कि नहीं हो रही। अगर हो रही है तो यार मतलब वो मोशन में, अगर नहीं हो रही तो मतलब वो क्या है, रेस्ट पे है। तो एक पर्सन रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। उसका एग्जाम्पल ये ट्रेन वाला सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, रेस्ट में भी है, मोशन में भी है, रेफरेंस की खेल है सारी ये। अब मुझे बात करनी है बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। एक बात ना समझने की कोशिश करें, मान लीजिए मैं ए पॉइंट पे हूं और मैंने बी पॉइंट पे जाना है। सो ए और बी पॉइंट के बीच में जो रोड है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है, ठीक है, ये रोड है। तो आप गाड़ी लेते हो, गाड़ी लेके इस रोड पर ट्रैवल करते हो, जैसे भी आपकी जिस तरह से मोड़ बना हुआ है वैसे आप मुड़ मुड़ के ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाते हो। तो उस टाइम आपकी गाड़ी ने जो एक्चुअल लेंथ कवर करी है, उस एक्चुअल लेंथ को हम डिस्टेंस का नाम देते हैं। सो डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, पहली बात। लेकिन अब मान लीजिए कि मेरे पास एक हेलीकॉप्टर है और मैं ए से बी बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना चाहता हूं, मतलब डायरेक्टली फ्रॉम ए टू बी। तो मैं यहां से उड़कर गया, सीधा बी पॉइंट पे जाके रुक गया। तो अब इससे शॉर्टेस्ट पाथ तो नहीं हो सकता ना। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है आपके इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का, इसको हम क्या देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, और जो डिस्टेंस है वो होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं, जैसे पहले तो डेफिनेशन देख लीजिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस इन विच द बॉडी ट्रेवल। इसमें फर्क नहीं पड़ता कि किस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, कैसे जा रही है, बट एक्चुअल पाथ जो कवर करेगा वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर ए पॉइंट है, मैं ए पॉइंट से ट्रेवल करना शुरू करता हूं, ए से पहले बी गया, बी से मैं सी आया। तो मुझे ना एक्चुअली में पता करना है कि यार मेरा क्या डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी। तो आप कहेंगे सर देखो ए से बी 5 गए हो, एक्चुअल पाथ तो ये है ना आपका, तो आपका आंसर आएगा सर 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर जो यहां पे हमें मिला है वो है आपका दैट इज डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द
इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। जैसे कि यही वही सेम एग्जांपल ले रहा हूं, और अब कोई मुझे कहता है कि सर फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड सी, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ए और सी के बीच में एक शॉर्टेस्ट पाथ में यहां पे ऐसे बना दूंगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखिए ये प्रॉपर राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये आपका 90 डिग्री हो गया। और इस केस में अगर मुझे ये बेस फाइंड करना, अगर मान लो ये एंगल थीटा है आपका, है ना, और मुझे बेस फाइंड करना है, तो आपको पता है कि जो बेस होता है वो एक्चुअली होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज ये मेरा बेस है, तो मैं बेस लिख देता हूं इसको। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है 25, 5 हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा यार तुम्हारे पास 25 माइनस 9, और यहाँ पर तुम्हारे पास 16, फाइनली बेटा 4 आपका आंसर है। तो मतलब 4 किलोमीटर जो है वो आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। देखा क्या डिफरेंस था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस के अंदर मैंने देखा कि एक्चुअल पाथ क्या है, और डिस्प्लेसमेंट मैंने शॉर्टेस्ट पाथ निकाला किसी दो पॉइंट के बीच का, और मुझे मेरा आंसर यहाँ पे मिल जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। गुड। अब सवाल ये आता है कि सर अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है तो क्या उसका कोई फॉर्मूला है, और अगर है तो कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर मोशन इन वन डायमेंशन को पहले समझाऊंगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूं। देखिए बॉडी जो है ना वो किस तरीके से मूव करती है, उस तरह से हम उनका डायमेंशन डिफाइन करते हैं। मतलब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आपको याद होगा या आपने कभी पढ़ा होगा कि जब एक किसी पार्टिकल की या किसी बॉडी की पोजीशन बतानी हो तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। तो अगर कोई पार्टिकल मेरा यहां पर है तो पहले हम ये देखते हैं ना कि एक्चुअलिटी में एक्स में वो कितना मूव किया, फिर हम देखते हैं कि वाई में उसने कितना मूव किया, और इसका कोऑर्डिनेट बन जाता है एक्स कोमा वाई। ये आपने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आता है ये। तो ये जो P है वो क्या है, P एक्चुअली में पोजीशन है मेरे पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन इसको कहा जाता है 0,0 को, ठीक है। तो अगर मुझे ओरिजिन और पॉइंट P के बीच का डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो आपको पता है अब क्या करना है, आप पाइथागोरस लगाओगे आराम से अपना ये जो फाइंड कर लोगे डिस्प्लेसमेंट आपका, तो वो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं आपको समझाना चाहता हूं क्या, देखिए अगर मेरा बॉडी इस तरीके से मूव कर रहा है कि सिर्फ उसके एक ही कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है, तो हम कहते हैं कि वो मोशन वन डायमेंशन है। मतलब जैसे कि मान लो ये मेरा 0 है, ओरिजिन है बेसिकली, और ये मेरा एक्स एक्सिस है। अब मान लीजिए कि जो मेरी बॉडी थी पहले ए पॉइंट पे थी, अब ए पॉइंट से मतलब ए पॉइंट की जो दूरी है ओरिजिन से, इसको इसकी पोजीशन कही जाती है। जैसे मान लेते हैं एक्स ए है आपका, तो एक्स ए क्या है, पोजीशन है ए की, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा आपका एक्स ए कॉमा 0, ये इसका कोऑर्डिनेट है। अब ये मूव कर रहा है और मूव होकर वो मान लो पॉइंट बी पे पहुंच जाता है, और अब ओरिजिन से इसकी जो नई पोजीशन होगी वो होगी एक्स बी आपकी, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स बी कॉमा 0। अब मुझे आप सिर्फ इतना बताओ कि जब ये बॉडी आपकी मूव कर रही थी तो सिर्फ एक्स के अलावा कोई और कोऑर्डिनेट में चेंज आया नहीं ना, पहले भी वाई कोऑर्डिनेट 0 था, बाद में वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो इसका मतलब है कि जब एक बॉडी एक वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है तो उसके सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में चेंज आता है, और इस तरह की मोशन को वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन हम कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप ये क्यों बता रहे हो, क्यों मुझे वन डायमेंशनल मोशन की कहानी आप बता रहे हो। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको यह समझा सकूं कि डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए अब आपको बताता हूं कि डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजर करते हैं। तो देखिए जो बॉडी है वो आपके स्ट्रेट पाथ पे ऐसे मूव कर रही है, मतलब वन डायमेंशनल मोशन है। ये मेरा ओरिजिन है, यहां पर इनिशियली बॉडी था, ये हो गया इसकी इनिशियल पोजीशन, फिर वो बॉडी मान लो यहां पे आया t इक्वल टू 0 टाइम पे, और यहां पे t इक्वल टू t टाइम पे वो बी पॉइंट पे पहुंच गया, और ये है इसकी फाइनल पोजीशन। तो बेटा जी डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करना है तो वो आता है डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स एफ माइनस एक्स आई, मतलब फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दीजिए, वो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब दो तीन बातें ध्यान से समझें, ये फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का, वन डायमेंशन के अंदर तो बहुत इजी है, आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहला केस, अगर आपका एक्स एफ बड़ा है एक्स आई से, जो आप यहां पे देख सकते हो एक्स एफ बड़ा है ना बेटा, आपका एक्स एफ की वैल्यू एक्स आई से क्या है, ज्यादा है ना, तो इसका मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप ओरिजिन से दूर जा रहे हो। दूसरा, अगर एक्स एफ लेस देन है एक्स आई के, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? देखिए, जैसे कि अगर आपसे मैं ये कहूं कि यार ये तो मेरा ओरिजिन है, ये ए पॉइंट है जहां पर ये टी इक्वल टू 0 टाइम पे एक मेरी बॉडी थी, अब वो मेरा ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ गया, ये बी पॉइंट तक आया एट टाइम टी इक्वल टू टी। अब ऐसे केस में ये है मेरा एक्स इनिशियल और ये है मेरा एक्स फाइनल। ठीक है, तो अब यहां पर एक्स इनिशियल बड़ा है एज कम्पेयर टू एक्स फाइनल, और अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से देखूं, अगर एक्स इनिशियल बड़ा हो गया एक्स फाइनल के, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ रही है मेरी? नेगेटिव। तो इसका मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरी नेगेटिव भी आ सकती है, और यहां पर नेगेटिव का मतलब होता है इट इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। और एक बात समझ लीजिए बेटा, जिस फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करते वक्त नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो समझ जाना कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ रही है ना मेरे को, कि पॉजिटिव का मतलब है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, नेगेटिव मतलब है टुवर्ड्स द ओरिजिन। एंड तीसरा मोस्ट मतलब इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर आपका एक्स आई और एक्स एफ दोनों ही बराबर हो गए तो मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत आसान है जी। मान लो यहां से ये ओरिजिन है, ठीक है, ये मेरा ए पॉइंट है। अब एक पर्सन घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, हर जगह घूमा 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 घूमा, दोबारा बी पॉइंट, दोबारा ए पॉइंट पे आ गया, तो एक्स इनिशियल भी यही था और एक्स फाइनल भी यही है। तो ऐसे कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। मतलब अगर एक पर्सन घूम फिर कर दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाए जहां से ये मूव किया था, तो वहां पर उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो आ जाएगी। तो ये है डिस्प्लेसमेंट की पूरी कहानी। तो डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे। अगर फाइनल पोजीशन बड़ी है इनिशियल से तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, अगर फाइनल पोजीशन लेस देन है इनिशियल से तो नेगेटिव है। ये इसका मतलब है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। और अगर ये एक्स आई एक्स एफ बराबर हो जाए, मतलब बॉडी घूम फिर के दोबारा उसी पॉइंट पे पहुंच जाए, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपकी जीरो हो जाती है। जीरो। आई होप ये अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला नोट क्या है? डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है? क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। जैसे कि मैं ये लिख दूं कि अ कार इज मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, बस। अब इसमें जो 5 है ये पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसी को मैग्नीट्यूड कहा जाता है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है द पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक हो गया जी? तो ये हमारे पास आ गया 5 किलोमीटर। तो ये इसका मतलब इसके अलावा मुझे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर वो होता है जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए हो, डायरेक्शन ना चाहिए हो, तो वो हमारे पास स्केलर है। और दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट केस में मुझे जैसे बताना पड़ेगा यार कि ये 5 किलोमीटर जो है वो ड्यू ईस्ट गया या 5 किलोमीटर ड्यू वेस्ट गया, या 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्योंकि डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, इस वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया स्केलर एंड वेक्टर के बारे में? बहुत बढ़िया। और इसके अलावा एक स्केलर और वेक्टर की और खास बात भी बताता हूं कि वेक्टर क्वांटिटीज को फाइंड करने के लिए हमें कोई ना कोई फॉर्मूला लगाना पड़ता है। स्केलर के लिए क्या करना पड़ता है? सिंपल उसको अलजेब्रिकली ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे कि याद है ये वाला मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, तो ये था 5, ये था 3, तो डिस्टेंस पता करने के लिए आपने सिंपली ऐड किया था, तो वो स्केलर हुआ। लेकिन ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए आपको पाइथागोरस लगाना पड़ा, फॉर्मूला लगाना पड़ा, तो इसलिए वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी एक तरीका है ढूंढने का। नेक्स्ट,
कहता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। अरे सही बात है यार, एग्जांपल देखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ए पॉइंट से शुरू हुआ, घूम के दोबारा ए पॉइंट पे पहुंचा। अगर कोई मुझे बोलता है कि फाइंड इट्स डिस्टेंस, तो बेटा आपको मैंने क्या कहा था, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। तो एक्चुअल पाथ यहां पे क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, ऑफ अ सर्कल, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल है और उसकी वैल्यू होती है 2πr, और ये है वो डिस्टेंस जो यहां पर ट्रेवल इसने किया है। लेकिन कोई अगर आपसे बोल देता है कि भाई बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो मैंने क्या बताया था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होती है। तो बेटा ए पॉइंट से शुरू हुआ, दोबारा ए पॉइंट पे आ गया, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम होने की वजह से आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। बहुत सिंपल सी बात है यार, टफ नहीं है, बट बात को समझना है कि कैसे हो रहा है आपका। क्लियर? तो याद रखेंगे बेटा, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपका द चेंज इन पोजीशन, बेसिकली एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, या फिर सिंपल बात करें तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स, बस सिंपल सी बात है। तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बट कैन नॉट बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही, टका के बात बोली है। बात समझने की प्लीज कोशिश करें। अगर एक बॉडी, ये ए बॉडी है, अगर बॉडी मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, तो अगर रोड आपकी टेढ़ी मेढ़ी है और इसका टाइम पे अगर मैं डिस्टेंस को कैलकुलेट करूंगा, तो ऑब्वियस है कि डिस्टेंस की वैल्यू आपकी जो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट, है ना। तो डिस्टेंस जो है वो बड़ा आएगा मेरे डिस्प्लेसमेंट के, बिल्कुल दिखता है। लेकिन अगर ये ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है, और जो बॉडी है वो एक्चुअली में स्ट्रेट पाथ ट्रेवल कर रही है ए से बी के बीच में, अब ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में जो डिस्टेंस है वो भी यही है, और डिस्प्लेसमेंट होता ही शॉर्टेस्ट पाथ है, इससे छोटा पाथ तो होगा ही नहीं, तो डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बराबर करना है, देन द बॉडी शुड मूव ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, द बॉडी शुड मूव ऑन द स्ट्रेट पाथ इन वन डायरेक्शन, ऐसे नहीं कि जाके वापस आ रहा है, फिर गलत हो जाएगा। एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि जाके वापस आ गया तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ए से बी गया तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर है, बिल्कुल बराबर है। लेकिन मान लो ए से बी गया, फिर उसके बाद वो बी से वापस सी पॉइंट पे आ गया, ठीक है, तो डिस्टेंस पता क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में डिस्टेंस हो जाएगा पहले तो ए बी प्लस बी सी। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, शॉर्टेस्ट पाथ है ये, तो ए सी मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली फर्क पड़ गया ना इस चीज से। तो स्ट्रेट पाथ मूव करना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, उस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। तभी मैंने कहा कि डिस्टेंस की वैल्यू बड़ी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से, बराबर हो सकती है, बट कभी भी कम नहीं हो सकती। आई होप आपको ये सब बातें जो हैं, जो मैंने आपको भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया, वो सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा एक दो बातें आपके साथ डिस्कस करनी है, वो कर लेता हूं। सो पहली बात तो देखो यही है, हम कहते तो हैं कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, बट देखो जीरो हो भी सकता है। अगर मान लो पार्टिकल ए पॉइंट पे है, आफ्टर सम टाइम भी ए ही पॉइंट पे है, तो हो गया डिस्टेंस आपका जीरो। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक कहीं ना कहीं बुक्स में कहीं ना कहीं बोल देते हैं, तो घबरा मत जाना कि आपने तो बोल सकते डिस्टेंस हमारा जीरो होता, कभी नहीं हो सकता। तो मतलब कहने का मतलब है कि डिस्टेंस जीरो इसलिए नहीं हम कहते जीरो हो सकता, क्योंकि अगर बॉडी एक बार मूव करेगी तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा, इसलिए हम वो वाली बात बोलते हैं। तो ये मत बोलना कि अगर बॉडी को आपकी रेस्ट पे रहेगी तो उस केस में तो डिस्टेंस हमारा जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बॉडी मूव होनी चाहिए, उसके बाद की बात होती है। दूसरा पॉइंट है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं उसको ओडोमीटर कहते हैं। ओडोमीटर, ये देखो तुम्हारी गाड़ी में नहीं लगा होता, तुम्हारी गाड़ी के अंदर एक स्पीड डायल बना होता है, ऐसे 0 1 2 3 4 ऐसे बना होता है, और यहाँ पर जो लास्ट वाला वो लगातार रोटेट होता रहता है आपका।
तो इस ओडोमीटर की हेल्प से हम आसानी से पता कर पाते हैं कि यार हमारी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ओडोमीटर डिस्प्लेसमेंट नहीं कैलकुलेट करता, वो हमेशा डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। ठीक है, गुड। अब इसके साथ आपका जो थ्योरी वाला पार्ट है वो खत्म होता है। चलिए मैं आपको एक बढ़िया से न्यूमेरिकल की तरफ लेके चलता हूं, साथ में एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करनी है, हम वो कर लेते हैं। सो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कहता है कि एन ऑब्जेक्ट हैज, अच्छा ये पेज नंबर 100 में आपको मिलेगा और वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। कहता है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ यस देन सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल। आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर कोई बॉडी मान लो सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है, तो जब कोई सर्कुलर ट्रैक पे घूमता है तो बॉडी जो है जहां से शुरू होता है दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाता है, जिसकी वजह से उसका डिस्टेंस तो होगा, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दैट इज 2 पाई आर, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका इसलिए जीरो है क्योंकि इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन यहाँ पे सेम हो जाती है और कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ नहीं मिलता मेरे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में। बाकी रहेगी आंसर कैसे देना है, तो ये रहा आपका सारा रिक्वायर्ड आंसर, जितना मैंने बताया सारा कुछ प्रॉपर वे में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। फिर आता है द सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि देखिए, अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, जिसकी साइड है 10 मीटर की, जिसको वो 40 सेकंड्स में जो है कंप्लीट करता है पूरे पाथ को। देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स। देखिए मैं आपको ना जो बात यहाँ पे समझाऊंगा पहले समझने की कोशिश करना। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ट्रैक है वो मेरा स्क्वायर ट्रैक है हमारा, ठीक है, ये मेरा आ गया स्क्वायर ट्रैक। हर ट्रैक की जो लेंथ है वो 10 मीटर की है, ठीक है, ये सारा का सारा जो है 10 मीटर का है आपका। 10 मीटर हो गया और ये भी आपका 10 मीटर का हो गया। डन। मान लेते हैं कि यहां से शुरू होता है, इस तरफ जा रहा है और घूमकर दोबारा इसी पॉइंट पे पहुंच रहा है। क्लियर हो गया। अब बात सिर्फ इतनी है, यहां पे जो टाइम दिया गया है, अब सोल्यूशन देखते हैं। समझने वाली बात क्या है कि इन 40 सेकेंड्स नंबर ऑफ राउंड्स कवर्ड वो मेरा है एक, वो एक राउंड पूरी कवर करता है 40 सेकंड के अंदर। तो टाइम हमारे पास कितना मिला यहां पे, तो टाइम हमें मिला है 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स का। तो सेकंड में अगर कन्वर्ट करो तो आ जाएगा 2 इंटू 60 प्लस 20 सेकेंड्स, तो ये आ गया 140 सेकेंड्स आपको यहां पे मिल जाएगा। तो इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ राउंड, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, ठीक है, जो कवर करेगा वो है 1/40 और 140 सेकेंड्स में कितना कवर करेगा, 140 सेकेंड में कवर करेगा 1/40 इंटू 140, तो ये सो कटेगा, 4 3 12, 2 कैरी 5, तो 3.5 राउंड्स ये कवर करेगा। अब 3.5 राउंड्स का मतलब हुआ कि पूरा एक राउंड निकालेगा पहले 40 सेकंड में, फिर दूसरा राउंड निकालेगा नेक्स्ट 40 सेकंड में, फिर उसके नेक्स्ट 40 सेकंड में ये तीसरा राउंड निकालेगा, और 300 पॉइंट का मतलब हुआ कि बाद में वो सिर्फ एक यहां से लेके यहां तक ही मूव कर पाएगा, मतलब फाइनली वो यहां से जाएगा, यहां जाएगा और यहां आके रुक जाएगा। तो 3.5 राउंड का मतलब समझ में आया कि एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 3.5 मतलब आधा पाथ यहां तक कवर किया। तो अब इसने कहा कि मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होगी, यार डिस्प्लेसमेंट तो पता तो है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट, ये है वो निकालने को बोल रहा है। पाइथागोरस आप निकाल लीजिए, हाइपोटेन्यूज आपने निकालना है, यार क्या दिक्कत है, कोई मुश्किल है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकालना चाहता हूं, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये करना है आपने, यार क्या दिक्कत है। तो ये आ जाएगा 10 रूट टू होता है 1.414, तो 1.414 10 इंटू 1.4143 बेसिकली ये होता है, तो 10 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा आपका 14.143 आपका क्या है मीटर ना, तो मीटर। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई।
तो इस तरीके से करना था, कितना सिंपल है यार, आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। कहता है इट कैन नॉट बी जीरो, गलत है, इट कैन बी जीरो। अगर एक बॉडी घूम फिर के दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाए जहां से शुरुआत करी थी तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। बी पार्ट में कहता है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। देखो ये भी गलत है, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकती है या बराबर हो सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट कभी भी आपकी ज्यादा नहीं हो सकती डिस्टेंस से। तो ये बात हमेशा याद रखना। बाकी ये इसका प्रॉपर आंसर है, आप एक बार देख लीजिए, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके साथ हमारा जो पहला पार्ट है वो खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने रेस्ट के बारे में, मोशन के बारे में जाना। हमने ये देखा कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसको मेजर कैसे करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।